हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल एच एल वर्मा ऑनलाइन क्लासेज। आज हम जैसा कि बात करेंगे हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। पाचन तंत्र होता क्या है, हमारे शरीर में कार्य कैसे करता है, पाचन तंत्र जो है उसके बाद पाचन तंत्र के कितने चरण होते हैं, ये सब के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। और ये पाचन तंत्र हमारे शरीर में महत्वपूर्ण कैसे होता है। जैसा कि पाचन तंत्र हमारे शरीर में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। पाचन तंत्र के भोजन के पाचन के बाद ही हमारे भोजन में क्या है, ऊर्जा प्रदान होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है, जिसके द्वारा हम अपने बॉडी को, अपने शरीर को स्ट्रांग रखते हैं, मजबूत रखते हैं। और सभी प्रक्रियाएं क्या है, पाचन तंत्र के द्वारा ही चलती हैं। देखा जाता है बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम भोजन इतना करते हैं लेकिन हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, या हमारी जो है लंबाई में वृद्धि या कुछ वृद्धि नहीं हो पाती। तो इसका मतलब ये होता है उनका पाचन तंत्र क्या है, कमजोर है, वीक होता है। जिनका पाचन तंत्र उनके अंदर क्या होता है, ये सब प्रक्रिया या वृद्धि नहीं हो पाती हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं इसके चरण कितने होते हैं। इसके 5 चरण होते हैं। पहला होता है अंतर्ग्रहण इंजेक्शन, उसके बाद होता है पाचन डाइजेशन, उसके बाद होता है अवशोषण एब्जॉर्प्शन और स्वांगीकरण एसाइमिलेशन, और उसके बाद होता है इजेक्शन। इजेक्शन का मतलब होता है बहिष्करण, और दूसरा होता है इसका विपरीत इंजेक्शन जो होता है अंतःकरण होता है। यह है इजेक्शन, इसका मतलब होता है बहिष्करण। अब उसके बाद हम बात करते हैं जो है ये पाचन तंत्र जो है इसके चरण के हो गए। उसके बाद हम देखते हैं हमारे जितने भी शरीर के अंग हैं, जैसे स्टोमच हो गए, ये हमारा महाशय, पैंक्रियास, अग्नाशय, लार्ज इंटेस्टाइन, बड़े आंत, और उसके बाद गॉल ब्लैडर, पित्ताशय, लीवर, यकृत, और स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, और अपेंडिक्स, ये किस प्रकार हमारे शरीर में कार्य करते हैं। और बहुत हम जो भी भोजन करते हैं वो बहुत प्रकार के होते हैं। जैसे कुछ भोजन होते हैं जो है कार्बोहाइड्रेट युक्त होते हैं, और उसके बाद कुछ होते हैं प्रोटीन युक्त होते हैं, कुछ होते हैं जो वसा होते हैं, और उसके बाद बहुत जितने भी होते हैं हम लोग बहुत ही टाइप के जो है भोजन करते हैं। कार्बोहाइड्रेट, जैसे कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत आता है हमारा ग्लूकोज। ग्लूकोज कहते हैं ग्लूकोज से हमें ऊर्जा तुरंत मिलती है। ग्लूकोज से हमें ऊर्जा तुरंत इसलिए मिलती है क्योंकि ये जो होता है हमारा सरल कार्बनिक तत्व होता है। सरल कार्बनिक तत्व जो है हमारे शरीर से उसमें ऊर्जा जल्दी प्रदान होती है, लेकिन जटिल कार्बनिक तत्व जो होते हैं उसको हमारे शरीर में तोड़ लेते हैं, उसके बाद जटिल से सरल में परिवर्तित होता है, तब हमें ऊर्जा प्रदान होती है। और ये हमें ग्लूकोज से क्या होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। और ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन में आता है जैसे दूध आता है आपका, सोयाबीन भी आती है, और उसके बाद दालें भी आती हैं। ये सब क्या है, ये सब हमारे आते हैं किसमें, प्रोटीन में। प्रोटीन से हमें क्या मिलती है, जो है हमें प्रोटीन से जो है हमारे शरीर में वृद्धि होती है। बहुत सारे लोग कहते हैं जो है हम प्रोटीन युक्त भोजन करते हैं, दाल चना और ये सब जो है दूध, इस सब का सेवन करते हैं, लेकिन हमें फिर भी ऊर्जा प्रदान नहीं होती है। हमने बताना चाहते हैं कि प्रोटीन से हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, बल्कि क्या है, हमारे शरीर में वृद्धि होती है। वृद्धि होती है, हमारे शरीर का विकास होता है, हमारी लंबाई में वृद्धि होती है, हमारे बालों में वृद्धि होती है, हमारे शरीर के जितने भी पार्ट्स होते हैं सब में वृद्धि किसके द्वारा होती है, प्रोटीन के द्वारा होती है, ना कि प्रोटीन के द्वारा हमें ऊर्जा प्रदान होती है। बहुत सारे लोगों को ये शिकायत रहती है हम प्रोटीन युक्त भोजन करते हैं तब भी हमें ऊर्जा प्रदान नहीं होती है, हमारी ऊर्जा जो है हमारे शरीर में स्टोर नहीं हो पाती है। तो ये क्या करता है, प्रोटीन सिर्फ और सिर्फ ये वृद्धि करता है, हमारे शरीर में वृद्धि होती है, विकास होता है। और इसके बाद बात है वसा। वसा में जैसे होते हैं वसा एक किसमें होते हैं, वसी अम्ल जिसे हम कहते हैं फैटी एसिड। वसी अम्ल में जैसे आते हैं, ये सब आते हैं जैसे आयल्स, ये जितने भी आयल्स होती हैं ये सब क्या है, वसा। और ये वसा क्या करते हैं, ये ऊर्जा उत्पादन या ऊर्जा आप लोग कह सकते हैं, वो एक प्रकार से ऊर्जा घर का कार्य करते हैं। जैसे कभी होता है हम लोग जैसे काफ़ी घंटों तक खाना नहीं खाते हैं या हमें भूख नहीं लगती है, तो क्या है, इसका मतलब ये हमारे शरीर में धीरे धीरे एनर्जी कम होती चली जाती है। तो बाद में क्या करता है, एनर्जी यही जो हमारे वसी अम्ल होते हैं या वसा है, जो वसी युक्त हम भोजन करते हैं उसके द्वारा ये भोजन जो है वसी अम्ल के रूप में भोजन एकत्रित रहती है, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, उसका उपयोग करते हैं। तो हमने जाना हम किस प्रकार के भोजन जो है करते हैं, कार्बोहाइड्रेट युक्त करते हैं, प्रोटीन होता है, वसा होते हैं, खनिज लवण होता है, ये सब जो है भोजन हम ग्रहण करते हैं। उसके बाद हम चलते हैं अपना जो है टॉपिक पे, पहला है अंतर्ग्रहण। हम जानते हैं अंतर्ग्रहण के बारे में, डाइजेस्टिव सिस्टम में अंतर्ग्रहण इंजेक्शन का क्या कार्य होता है। भोजन को सबसे पहले क्या किया जाता है, हम भोजन को अंतर्ग्रहण करते हैं। अंतर्ग्रहण का मतलब भोजन को मुख के द्वारा, हम देख रहे हैं यहाँ पर माउथ है, मुख के द्वारा हम भोजन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। भोजन को ग्रहण करने के बाद हम देखते हैं
भोजन के जो है बड़े कण होते हैं, भोजन के जो बड़े कण होते हैं उसको तोड़ा जाता है किसमें, छोटे कणों में तोड़ा जाता है। छोटे कणों में क्यों तोड़ा जाता है, अगर छोटे कणों में तोड़ा नहीं जाएगा तो क्या है, हमारे जो भोजन होते हैं वो धीरे धीरे पाचन हमारे शरीर में नहीं हो पाएगा, और जब पाचन नहीं होगा हमारे शरीर में जो है ऊर्जा प्रदान नहीं होगी। तो अंतर ग्रहण में ही होता है, भोजन जब ग्रहण होता है, भोजन के जो बड़े कण होते हैं उसके बाद छोटे कण में परिवर्तित होते हैं, जिसमें क्या है, हमारे दांत, उसके जो है दांत को जो है कुचल करके क्या करते हैं, उसके छोटे छोटे कणों में परिवर्तित करते हैं। उसके बाद ये कण परिवर्तित होने के बाद हमारे मुख में ही पाई जाती हैं, क्या, हमारे मुख में पाया जाता है लाल ग्रंथियाँ। लाल ग्रंथियाँ, ये लाल ग्रंथियाँ जो होती हैं ये हमारे मुख में ही पाई जाती हैं। और इसके बाद हम जानते हैं लाल ग्रंथियाँ इनका जो है किस माध्यम में पाई जाती हैं, ये लाल ग्रंथियाँ पाई जाती हैं किस माध्यम में, अम्लीय माध्यम में पाई जाती हैं। क्यों, क्योंकि अम्लीय माध्यम में पाई जाती हैं, इसका पीएच मान जो इसकी पीएच वैल्यू होती है वो होती है आपकी 6.8। आपका जो है ये लाल होता है, इसका वैल्यू पीएच वैल्यू होता है 6.8, इसलिए किस माध्यम में होती हैं, अम्लीय माध्यम में होती हैं। और जब पीएच वैल्यू किसी चीज़ का जो है 7 होता है, जब 7 होता है तो वो उदासीन माध्यम में होते हैं, जैसे कि जल होता है। और जब पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा हो जाती है तो उसका क्या होता है, माध्यम ये बदल जाता है और ये क्षारीय हो जाते हैं। लेकिन हमारा जो लाल होता है इसका पीएच वैल्यू 6.8 होती है। और ये क्या करता है, लाल हमारे शरीर में रहकर जो है लाल ये क्या करता है, हमारे भोजन को जो है पचाने में मदद करता है। इसमें हमारे स्टार्च का पाचन, स्टार्च इसे कह सकते हैं मंड भी कहा जाता है, और इसका फार्मूला होता है C6H10O5, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों मिले होते हैं। स्टार्च का पाचन हमारे मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। कभी कभी जो है AIPMT या CPMT में पूछा जाता है क्वेश्चन जो है लाल या स्टार्च या मंड का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, तो हम लिख सकते हैं स्टार्च या मंड का पाचन हमारे मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। और इसके बाद जिसका फार्मूला C6H10O5 होता है। और ये स्टार्च करता है, लाल ग्रंथियां जो क्या करती हैं, स्टार्च को बदल देती हैं किसमें, माल्टोज में परिवर्तित कर देती हैं, माल्टोज में परिवर्तित कर देती हैं, जिससे स्टार्च का पाचन हो जाता है। कहाँ से, हमारे मुख में ही। तो भोजन का आंशिक पाचन, आंशिक का मतलब होता है थोड़ा पाचन हमारे मुख में ही हो जाता है। तो उसके बाद ये तो हो गया भोजन का अंतर्ग्रहण। अब इसके बाद भोजन हम देखते हैं पाचन। अब इसके बाद भोजन हमारे जो है देख रहे हैं एलिमेंट्री कैनाल है, ये हमारी आहार नाल। भोजन अंतर्ग्रहण के बाद आहार नाल के माध्यम से आता है हमारे स्टोमच में, अमाशय में आता है। भोजन की जितनी भी सारी प्रक्रियाएं होती हैं, भोजन की जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं सब अमाशय में पूर्ण हो जाती हैं। सब मतलब भोजन लगभग 3 से 4 घंटे तक लगभग हमारे स्टोमच में रहता है। हमारे अमाशय में भोजन जो है लगभग 3 से 4 घंटे तक यहाँ पर ठहरता है। और हम बताना चाहते हैं जो है जो स्टोमच की भित्तियाँ होती हैं, मतलब ये जो इसकी दीवारें होती हैं, यहाँ पर पाई जाती हैं जठर ग्रंथियाँ। ये जठर ग्रंथियाँ क्या हैं, ये जठर ग्रंथियाँ उपस्थित होती हैं हमारे अमाशय में। जठर ग्रंथियों से जठर रस का स्रावण होता है, जठर रस। और ये जठर रस में क्या पाए जाते हैं, जठर रस में जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है HCl, ये HCl पाया जाता है। कहाँ उपस्थित होता है, ये अमाशय में। ये क्या कार्य क्या करता है, हमारे भोजन को अम्लीय माध्यम में परिवर्तित कर देता है, एसिडिक अम्लीय माध्यम में परिवर्तित कर देता है, जिससे हमारे भोजन का पाचन जल्दी हो जाता है। और यही अम्लीय माध्यम में परिवर्तित होने के बाद हमारा भोजन लुगदी बन जाता है। लुगदी किसे कहते हैं, लुगदी जैसे एक प्रकार से जैसे गाढ़ा टाइप का पदार्थ हो, जैसे लेई होता है चिपचिपा पदार्थ, उसी प्रकार से ये हो जाता है हमारा भोजन अमाशय में। किसके द्वारा होता है, ये जो हमारी जठर ग्रंथियाँ होती हैं, भोजन आने के बाद ये जठर ग्रंथियाँ हमेशा सक्रिय रहती हैं। उसके बाद ये भोजन को अम्लीय माध्यम में परिवर्तित करते इसे चिपचिपा सा पदार्थ बना देती हैं। उसके बाद हम देखते हैं भोजन का अवशोषण। भोजन का अवशोषण उसके बाद देख रहे हैं, ये भोजन का अवशोषण ये जुड़ा हुआ छोटी आंत से अवशोषण। इसके बाद भोजन हमारा आता है कहाँ पर, छोटी आंत में आता है। छोटी आंत में भोजन आने के बाद इसके छोटी आंत की भित्तियों में भी पाए जाते हैं। जिस प्रकार से अभी हमने बताया अमाशय की भित्तियों में पाए जाते हैं,
जठर ग्रंथियाँ जिससे जठर रस का स्रावण होता है। उसी प्रकार से ये हमारी जो छोटी आंत है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी आंत है, इसमें भी इसकी भित्तियों में भी पाए जाते हैं। वो क्या होते हैं? जब लाल ग्रंथियाँ हमने भी बताया जो है स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब होता है जो हमारी छोटी आंत होती है, यहाँ पर पाए जाते हैं रसांकुर। रसांकुर इसे कहते हैं माइक्रोबिलाई। ये जो हमारे देख रहे हैं यहाँ पर जो है पाए जाते हैं रसांकुर। ये रसांकुर क्या होते हैं? कभी कभी देखते हैं, पूछा जाता है 6, 7, 8 या 9th 10th में रसांकुर या माइक्रोबिलाई किसे कहते हैं, व्हाट इज द माइक्रोबिलाई, और ये कहाँ पर पाए जाते हैं। तो हम लिख सकते हैं इसकी संरचना कैसे, ऐसे उंगली के समान होती है, ऐसे ही संरचना होती है, ऐसा स्ट्रक्चर इसका माइक्रोबिलाई का होता है। तो हम लिख सकते हैं उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं, लिख सकते हैं उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं या उंगली के समान उभरे हुए सूक्ष्म प्रवर्धों को क्या कहा जाता है? रसांकुर कहा जाता है। लिख सकते हैं, हम आपको एक बार फिर बता रहे हैं रसांकुर की डेफिनेशन क्या होती है। लिख सकते हैं उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं या सूक्ष्म प्रवर्धों को रसांकुर कहा जाता है। और ये पाए कहाँ जाते हैं? हमारी छोटी आंत में पाए जाते हैं। और ये कार्य क्या करते हैं? हमारी छोटी आंत में रहकर ये कार्य क्या करते हैं? ये हमारे भोज इसका जो तल क्षेत्र होता है, इसके तल क्षेत्र को ये बढ़ा देते हैं। तल क्षेत्र जब बढ़ा देते हैं, बढ़ाने का मतलब होता है ताकि इसका पाचन भोजन का हमारे शरीर में जल्दी हो जाए। और हम ये भी बताना चाहते हैं जो है छोटी आंत में हमारे भोजन का संपूर्ण पाचन हमारी छोटी आंत में पूरा हो जाता है। इसके बाद कोई पाचन नहीं होता है। मुख से हमारा जो है भोजन का पाचन स्टार्ट होता है। जैसे मंड का पाचन यहीं से प्रारंभ होता है। हम जो भोजन करते हैं सभी का पाचन हमारे मुख से प्रारंभ होता है। उसके बाद आहार नाल से अमाशय से होता हुआ ये हमारी छोटी आंत में आके समाप्त हो जाता है। मतलब समाप्त हो जाता है, इसका पाचन यहीं पर छोटी आंत में पूरा हो जाता है। इसके बाद बड़ी आंत में हमारे पाचन नहीं होता है। तो अभी हमने देखा ये रसांकुर क्या कार्य करते हैं। रसांकुर ये भोजन के तल क्षेत्र को बढ़ा देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं आता है हमारा स्वांगीकरण, एसाइमिलेशन क्या है, स्वांगीकरण किसे कहते हैं। तो हम स्वांगीकरण की डेफिनेशन लिखते हैं। अवशोषित भोजन को शरीर द्वारा उपयोग में लाना, अवशोषित भोजन को शरीर से उपयोग में लाना क्या कहलाता है? स्वांगीकरण कहलाता है। तो हम लोग जो है स्वांगीकरण की डेफिनेशन लिख सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर हमारा लीवर है, यहाँ पर जो हमारा यकृत है, और ये गाल ब्लैडर ये हमारा पित्ताशय है। तो यहाँ आने के बाद देखते हैं हम अमीनो अम्ल जो हमारे भोजन से क्या रहते हैं, अमीनो अम्ल आए रहते हैं। ये अमीनो अम्ल यहाँ पर लीवर में हमारे कहाँ बदल जाते हैं, किसमें? विषाक्त अमोनिया में परिवर्तित हो जाते हैं। अमोनिया में ये परिवर्तित हो जाता है। इसका फार्मूला होता है NH3। ये अमोनिया में ये विषाक्त अमोनिया जो है बहुत विषैली होती है, हमारे शरीर में पाई जाती है, जो हमारे शरीर में बहुत ही हानिकारक होता है। तो क्या कहते हैं, अमोनिया बदल जाता है किसमें? यूरिया में बदल जाता है। और यूरिया में बदल जाने के बाद ये मूत्र मार्ग के द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। किसके द्वारा? ये जो यूरिया होता है ये अमोनिया यूरिया में परिवर्तित होती है। यूरिया फिर हमारे मूत्र मार्गों द्वारा किससे बाहर निकाल दी जाती है। उसके बाद यहाँ पर हम देख रहे हैं गाल ब्लैडर, ये है पित्ताशय में क्या होता है? पित्ताशय में पित्तरस एकत्रित होते हैं। पित्तरस जो बाइल जूस जिसे कहते हैं बाइल जूस ये कहाँ पर एकत्रित रहते हैं? हमारे यहाँ गाल ब्लैडर में एकत्रित होते हैं। और ये भी भोजन को क्या करती है? अम्लीय माध्यम में ये भी परिवर्तित करते हैं। लेकिन आप लोगों ने कभी सुना है गांव में या शहरों में देखते हैं बहुत सारे लोगों को पीलिया हो जाता है। ये पीलिया किसके द्वारा होता है? इसी बाइल जूस ये पित्ताशय के द्वारा में जो पित्तरस होता है इसी के द्वारा मनुष्य को पित्ताशय हो जाता है। कैसे हो जाता है? ये देख रहे हैं जो गाल ब्लैडर की जो पित्त वाहिनियाँ हैं, ये सब पित्त वाहिनियाँ जो जुड़ी हुई हैं, ये देख रहे हैं सीधे हमारे रुधिर से जुड़ी हुई हैं। जो रुधिर हमारी कोशिकाएं हैं, रुधिर जो केशिकाएं हैं उससे जुड़ी हुई हैं, या रुधिर वाहिनियों से क्या है? जुड़ी हुई हैं। कौन जुड़ा है? यही जो ये गाल ब्लैडर है, ये पित्ताशय, इसकी जो पित्त वाहिनियाँ होती हैं ये हमारे रुधिर वाहिनियों से जुड़ी होती हैं। कभी कभी ये पित्तरस
यही पित्तरस जो है हमारे शरीर में किसी कमी के द्वारा ये हमारे रुधिर में पहुंच जाता है। किसमें पहुंच जाता है? हमारे रुधिर में पहुंच जाता है, जिसके द्वारा ये हमारे शरीर का पूरा रंग किस कलर हो जाता है? पीले रंग का हो जाता है। किस कारण? क्यों? क्योंकि जितनी भी रुधिर वाहिनियाँ हमारी होती हैं पूरे शरीर में जो है जिनके द्वारा ब्लड पूरे शरीर में सर्कुलेट होता है। उसके बाद हम देखते हैं ये जो पित्तरस होता है हमारे रुधिर के द्वारा पूरे शरीर में बह जाता है। इसके द्वारा मनुष्य क्या हो जाता है? पीलिया रोग हो जाता है। और कुछ नहीं होता है, सिर्फ यही होता है जो हमारी पित्त वाहिनियाँ होती हैं ये किससे जुड़ जाती हैं? रुधिर वाहिनियों से, जिसके द्वारा पित्तरस हमारे पूरे शरीर में फैल जाता है, जिससे मनुष्य के नाखून, आँख ये सब क्या होते हैं? पीले रंग के हो जाते हैं। तो उसके बाद अभी हमने देखा स्वांगीकरण के बारे में। स्वांगीकरण के बाद लास्ट स्टेज होती है, जो लास्ट स्टेप होता है डाइजेशन का, वो है हमारा बहिष्करण, जिसे कहते हैं इजेक्शन। इंजेक्शन होता है जो है अंतःकरण, लेकिन यह है इजेक्शन मतलब बहिष्करण, हमारे शरीर से किसी भी चीज़ को बाहर निकालने की प्रक्रिया, चाहे वो कार्बनिक पदार्थ हो या अकार्बनिक पदार्थ हो, उसे बाहर निकालने की प्रक्रिया इजेक्शन होती है। हम इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, शरीर से कार्बनिक या अकार्बनिक पदार्थों को बाहर निकालना ही क्या कहलाता है? बहिष्करण कहलाता है। उसके बाद हमने देखा छोटी आंत। छोटी आंत में जो है भोजन का पूरा पाचन हो जाता है पूरा जो है। इसके बाद ये छोटी आंत से हमारा भोजन कहाँ पर जाता है? ये जो हमारी बड़ी आंत है इसमें जाता है। बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है। अभी हमने बताया भोजन का पाचन मुख से ही प्रारंभ होता है और आहार नाली के माध्यम से महाशय से उसके बाद छोटी आंत में आ जाता है। छोटी आंत में ही भोजन का पूरा पाचन हो जाता है। इसके बाद भोजन का कोई पाचन नहीं होता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं जो है ये इसकी जो है कोशिकाएं या इसकी जो नलियाँ हुई हैं छोटी आंत की, ये किससे जुड़ी हुई हैं? बड़ी आंत से, लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ी हुई हैं। जो बड़ी आंत से जो है यहाँ पर आता है जो अपाच्य भोजन होते हैं, जो हमारे शरीर में पच नहीं पाते हैं, अपचित जो भोजन होते हैं, ये हमारे छोटी आंत के द्वारा कहाँ भेजे जाते हैं? हमारी बड़ी आंत में भेजे जाते हैं। बड़ी आंत में आने के बाद ये अपाच्य भोजन हमारे शरीर में देख रहे हैं यहाँ पर एनस है, यहाँ पर हमारे शरीर में जो है गुदा द्वार के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ये तो हमने देखा जो है पाचन के बारे में, पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है और कहाँ पर खत्म हो जाता है। उसके बाद ये पाचन के कितने चरण होते हैं और कौन कौन से ऑर्गन्स हमारे जो है हमारे शरीर में पाचन के लिए कार्य करते हैं। तो आज की वीडियो में हमने बताया डाइजेशन सिस्टम के बारे में, ये किस प्रकार से हमारे शरीर में कार्य करता है, हमें किस प्रकार से ऊर्जा मिलती है और हमें किस प्रकार के भोजन करने चाहिए। और भोजन करने के लिए जो है हमें कार्बोहाइड्रेट और उसके बाद प्रोटीन, वसा, ये सभी हम जो है हमें भोजन करना चाहिए, क्योंकि सभी जो है जितने भी भोजन होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, सबसे हमें ऊर्जा प्रदान नहीं होती। कार्बोहाइड्रेट से हमें सिर्फ और सिर्फ ऊर्जा प्रदान होती है। कार्बोहाइड्रेट में अभी हमने बताया ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज से हमें ऊर्जा तुरंत प्राप्त होती है। अभी ये आप बहुत सारे लोग देखते हैं, हम लोग भी देखते हैं, अस्पताल में कोई भी बीमार होता है पहले जाते हैं उसे ग्लूकोज लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? क्योंकि ग्लूकोज से हमें ऊर्जा तुरंत प्राप्त हो जाती है, इसलिए वहाँ पर ग्लूकोज का उपयोग किया जाता है। ताकि उसके बाद प्रोटीन में क्या आता है? जैसे दूध आते हैं, दालें आते हैं, ये दूध ये सब प्रोटीन युक्त भोजन से हमें क्या है? हमें ऊर्जा प्रदान नहीं होती है। शिकायत रहती है जो हमें ये प्रोटीन युक्त भोजन करते हैं तब भी क्या है हमें ऊर्जा नहीं मिलती है। लेकिन ये क्या करते हैं? हमारे शरीर में वृद्धि या विकास का कार्य करते हैं। और वसा युक्त भोजन जैसे आयरस फूड हम जो है इस्तेमाल करते हैं, वो कार्य क्या करते हैं हमारे शरीर में? ये जो होते हैं भोजन के बाद जो हमें ऊर्जा होती है, ये ऊर्जा को क्या करते हैं? एकत्रित करते हैं। कौन? ये वसा युक्त भोजन से तैलीय पदार्थ हम लोग खाते हैं, वो सब क्या करते हैं यहाँ पर ऊर्जा के रूप में उपयोग करते हैं। कब? जब हम लोग काफ़ी घंटों तक खाना नहीं खाते हैं या भोजन नहीं करते हैं, उसके बाद ये क्या करते हैं? ऊर्जा का उत्पादन रहता है हमारे शरीर में, जिससे धीरे धीरे ऊर्जा हम क्या करते हैं? उसका उपयोग करते हैं। तो आज के वीडियो में हमने बताया डाइजेशन सिस्टम क्या है, इसके कितने पार्ट होते हैं, ये कितने चरण में जो है पूरा होता है और इसमें कौन से ऑर्गन्स होते हैं। फिर हम अगले नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे जो है श्वसन के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।